नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्सू टीवी। नेक्सू टीवी में आज हमारे साथ हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और राइटर आरवीएस मणि साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं खालिस्तान मुद्दे को लेकर कर रहे हैं और आरवीएस मणि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने होम मिनिस्ट्री में रहते हुए वो एक एक चीज देखा, कैसे हिंदू आतंकवाद प्लांट किया गया, कैसे खालिस्तानी आतंकवाद प्लांट किया गया, उसकी बारीकियों को जो राजनेताओं ने वो खेल खेले, उनको उन्होंने उनके एक एक चीज उनकी नजरों से गुजरी है। आज हम उन्हीं सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, क्या खालिस्तान जो आतंकवाद था, क्या वो राजनीतिक था या एक ऐसा था कि वो एक सिख ऑर्गेनाइजेशन ने खड़ा किया था? इसमें बहुत मूल रूप से मैं बताता हूं। 2009 में हमारे गृह मंत्री जी, इसका पूरा मैं शीर्षक दे दूंगा, बैकग्राउंड दे देता हूं। यूएस और कनाडा जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उस संदर्भ में मुझसे पूछा गया था कि आप खालिस्तान के इश्यूज के ऊपर भी रिसर्च करो। और डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस आर्काइवल लीगेसी, जितने भी पेपर हमारे पास है, उसके आधार पर कुछ हमारे यहाँ निकाल के दो, ताकि हम मिनिस्टर साहब के ब्रीफ में रख सकते हैं। इतना ही आदेश हुआ था। तो मैं इस काम में लग गया था। हालांकि मेरे को 2-3 दिन कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, मतलब 17-18 घंटे दिन में। जी जी। तो उसमें बहुत कुछ चौंकाने वाले तत्व बाहर आए, जिसमें तत्व 1972 के अपने शिमला एग्रीमेंट के बाद, एक जैसे शिमला एग्रीमेंट में भुट्टो और इंदिरा गांधी के पीछे एक बैक्ट हुआ था कि भाई हिंदुस्तान इनके जो सुरक्षा बलों के अंदर जो सिखों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ग्रेजुअली खत्म किया जाए। इसके लिए बाद में कमेटियां बनी थी एक तरीके से, उसके आधार पर इसको, इसी एजेंडा को, इसी कार्यसूची को आगे ले जाते हुए जो भी कमेटी बनी थी उसने तरीका यूज किया, एक माइग्रेशन, एक मिलिटेंसी। ओके। कुछ सरदारों को उग्रवादी बना दो और कुछ को हिंदुस्तान से बाहर भेज दो, प्रोत्साहन करके। ओके। तो इस तरीके से उन्होंने प्लान शुरू किया था। ये हुआ। फिर 1977-72 जो भी हुआ, आगे 1980 में पुनर् वापस आई। उसके बाद लोगों को लगा के उन सिखों का ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन किया गया। फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस यूके का बनाया, फूसो। वर्ल्ड मुस्लिम सिख फेडरेशन बनाया, ब्रिटिश सिख काउंसिल, ऐसे करके कई ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने, सिख फेडरेशन ऑफ यूके, इन सबको न केवल असिस्टेंस किया गया, इनका कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया तत्कालीन 80 to 84 सरकार में। इसका आपको प्रमाण होम मिनिस्ट्री में अगर डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, कई चीजों को, बिंदुओं को जोड़ेंगे तो ये सब बाहर आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो विदेश में सिख ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसमें 80 के करीब गवर्नमेंट का हाथ था? बिल्कुल, भारत सरकार का तत्कालीन गवर्नमेंट का हाथ था। और साथ सुनिए, आज जस्टिन ट्रूडो है, यस, उन दिनों पियरे ट्रूडो होता था, इसका कॉमर्स, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। यस। उसका कार्यकाल और जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था एक साथ मिलता है। और उस वक्त आपको कनाडा में भी इतने सारे सिख सेंटर्स को, पहले बड़े न्यूट्रल होते थे, राष्ट्रवाद होते थे, इनको मेंटली रेडिकलाइज किया गया है और भी आर्थिक क्या क्या सहायता पहुंचाई गई है, प्रोपेगेंडा। ये कहां से रेडिकलाइज किया गया सर इनको? ये यहाँ से लोग को भेजा गया, कौन भेजा, कैसे भेजा, इस सब के ऊपर ज्यादा प्रमाण नहीं है। ऐसे रिपोर्ट है कि इनको भी भारत सरकार के कुछ लीडर्स ने सरकारी सपोर्ट के साथ, इनफैक्ट एक जुगलबंदी थी मेरे का ट्रूडो और तत्कालीन प्रधानमंत्री का, और वहां के सिखों को भी इसी तरीके से शक्तिकरण किया गया था। मैं कनाडा के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात के बारे में आपको बता दूं। जी जी।
कनाडा में कौन कौन से जगह पे ये किया गया था ये भी बता दें। जी जी। तो ये जो आप कह रहे हैं, आप जाके और फिर डिनाई करें, हाँ हाँ, लेट देम डिनाई, और आई लेट द होम मिनिस्ट्री कम आउट विद अ स्टेटमेंट, कोई तो आए। आप ये जो कह रहे हैं कि उनको रेडिकलाइज किया गया, किस लिए रेडिकलाइज किया गया? वो एक तरीके से, ताकि देखो कई इसमें इश्यूज हुए हैं। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के, उसके बाद रंजीत सिंह के आर्मी वगैरह में भी कुछ कश्मीर लोगों ने घुसे थे। हाँ, उसमें से एक ड्राइवर जो है उनका बहुत ही क्लोज बन गया था, वो वापस नहीं गया। हाँ, अब्दाली के बाद में जाके वो अब्दाली से मिला। हाँ, उसका नाम, उसके पोते का नाम था गंगाधर कौल, जो गईसुद्दीन बन गया था। ऐसे ऐसे जाने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़्यादा ये तो, नहीं। ये तो बहुत पुरानी बात है। आपने वहां से लेके एक परिवार को सिखों से दगाबाजी करती रही है। गंगाधर कौल बन गया कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का, मुगलों के साथ लेके मुसलमान बना था, फिर वापस आके हिंदू बन गया जब ब्रिटिशर्स आए थे। इन चीज़ों में जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम उसके बारे में अभी पिटारा नहीं खोलते। हम सिर्फ 1980 के, बिकॉज ये देखिए बार बार हुआ है। सच कश्मीर को देने की बात आई थी, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री थे 1952 के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थे, उससे पहले उन्होंने कहा भाई बारामूला तक दे दो, पटन तक दे दो। उसमें एक स्मारक है छठे सजे पातशाह के, 6th गुरु का एक स्मारक है दलीना में, बारामूला से कोई 100 किलोमीटर पहले। अच्छा, दान देना चाहते थे पाकिस्तान में। उस परिवार को, मुझे नहीं पता उस वंश को, परिवार को, सिखों से, और मुझे जब कई बार आश्चर्य होता है कि हर पीढ़ी में उसके सिखों ने उस परिवार में सिखों के साथ दगाबाजी की है, उनको बदनाम किया है, उनको मिलिटेंसी बनवाया है, उनको हैरास किया है। और जो राष्ट्रभक्त कौम थी, एक राष्ट्रभक्त कौम थी, इंडो बांग्लादेश वॉर वाज वन, मेजर soldiers in that war were 6, and none of them were decorated. Neither Chandpuri nor Justice General Arora nor General Samek Singh was in fact framed in a false case. Yes. Later on, what he went and joined Bhindranwale on rebound, I don't justify what he did later on. इसको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, परंतु उसका जो मूल कारण को आज तक पब्लिक के सामने लाया नहीं गया। अगर मूल कारण पता चले तो कोई भी सिख कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं। क्या लगता है आपको मूल कारण? मूल कारण उसको पता नहीं क्या कि ये जो दे डिड नॉट वांट, दे वर इन सपोर्ट। मूल कारण उसको एक दिन से पैसा, रिटायरमेंट से एक दिन पहले सस्पेंड करना। एक सिख सोल्जर जिसने आपको पूरा इतना A1 स्ट्रैटेजिस्ट था, वॉर स्ट्रैटेजिस्ट, उसको आपने एक दिन पहले सस्पेंड करके, उसको मतलब बदनाम करके, उसको हरास करके, उसको धक्का दिया भिंद्रावाले की तरफ। फिर कहता है वो भिंद्रावाले से मिल गया, वो ऐसा है बेकार है, तो उसको बदनाम भी कर दिया। जनरल अरोड़ा, उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला था। इंडो बांग्लादेश वॉर को जो भी टॉप सोल्जर्स थे, JFR जैकब को भी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। बीजेपी ज्वाइन किया, जस्टिस मेजर जनरल अरोड़ा ज्वाइंड अकाली दल। आपको मानेक शाह जी, जनरल मानेक शाह जी के बारे में सबको पता ही है कि कितने साल बाद उनको पेंशन दी गई। आपको क्या लगता है सर, बांग्लादेश वाला जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध से कुछ कनेक्शन था सरदारों को टारगेट करने का? बिकॉज मैक्सिमम जीत के आए थे वो। Once upon a time, they constituted nearly 30% of the Indian security forces. Or there was a deal between these two that they will be reduced to 12%. उसके लिए क्या तरीका है देखो, राष्ट्र उन दिनों तत्कालीन, अब उस संदर्भ में चले जाओ आपको, तो सारे कहते थे कि हम तो जीतेंगे भाई, हम तो फौज में जाएंगे। सिख यूथ के ऊपर यह था। उनको कैसे डिस्टर्ब करोगे? जो वार हीरोज थे सिखों के, सूबेदार मेजर, लांस नायक, सूबेदार, जो जब भी वो घर के छुट्टी में आता था, मुझे एक सिख स्कॉलर ने बताया, जो सिक्की के बहुत रिस्पेक्टेड स्कॉलर थे, अब बेचारे अभी रहे नहीं, किसी मीटिंग में मेरे को बताया, बच्चों को उठा के पुलिस में ले गए,
शाम को आके छोड़ दिया। 3 दिन आपके गांव में कोई पुलिस वाला आपको ले जाता है, शाम को छोड़ता, तो आपकी इज्जत का क्या रहता है, सम्मान सारा। ऐसे ही अपमान किया गया था, जो कुछ नहीं किया, केस वेस नहीं किया, अब आप रिकॉर्ड ढूंढने को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सिस्टमैटिकली किया। उसके बाद पैम्पर किया, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया कई जगह पे, इंक्लूडिंग इन पंजाब। कुछ उनके खास चमचे जाते थे, पैसा भी जाता था, एकदम फ्लो में पैसा जाता था। शिमला समझौता जो हुआ एक और शिमला समझौते के बाद शिमला समझौता नहीं है, शिमला वो कॉम्प्रोमाइज है। शिमला में हमें सब कुछ खोना पड़ा। एक बात बताओ, 93,000 POW छोड़ दिया बोलते हैं। POW किसके थे? वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के थे। प्रिजनर ऑफ वॉर तो बांग्लादेश में थे ना। इंडिया में तो नहीं थे। इंडिया में तो नहीं थे। और आपने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया, तो उनका छोड़ने का निर्णय कौन लेगा? बांग्लादेश लेगा। वो स्टेट है, नेशन स्टेट बन गया था, और आप सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किए थे। और उनका अगर वहां छोड़ देते तो ये सारे डिफेंस वाले नहीं थे, कुछ रेपिस्ट थे, कुछ रायटियर्स थे, पता नहीं क्या क्या थे। तो बहुत बहुत भयानक कहानी है, क्योंकि मैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुका हूँ और वो बहुत भयानक रही है। वो 93,000 लोग थे, वो सारे फौजी नहीं थे। फौजी बना के इंदिरा गांधी जी ने वहां भेंट दे दी। इससे साजिश, उनका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ में नहीं आ रहा आपको। और जो कौम जान लेके उस बांग्लादेश का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कराया, उनके पीछे लग गई। और आज ये हालत है, वो लोग हमारे देश के साथ नहीं, क्योंकि उनका इतना पैसा, इतना ताकतें लगी है। जितने भी मैत्री थी, उन सबको इसके पीछे लगाया। जैसे पेरे ट्रडो और इंदिरा गांधी ने क्या खिचड़ी पकाया। आपको ओंटारियो से जाके, ओंटारियो में आपको पड़ता है इधर नियागारा के पास, नियागारा से थोड़ा दूर से USA से भी सिख कम्युनिटी के लीडर्स को बुला के वहां जाके गंद मचाया है। ब्रैम्पटन में मचाया है, ओटावा में मचाया है, कैलिगरी में मचाया है। इस इंडियन से अगर वो जो IKS के बहुत बड़ा गुरुद्वारा है 1906 वगैरह का, वैंकूवर में, उधर जाके करवाया है इनके लोगों ने। ब्रैम्पटन, ओटावा, वैंकूवर, कैलिगरी, एक एक जहाँ सिख का जो समुदाय अच्छे संख्या में थी, हर जगह जाके उनके साथ हस्ताक्षेप करके, उनका दिमाग खराब करके, मोटिवेट करके, आज वो सारे इसको अब बेसिक बुनियादी जगह पे जा नहीं रहे। वो ऐसा नहीं, आज खड़े हो गए। और वही लोग यहां से पलायन वाले लोगों को सपोर्ट देते थे। जब यहां से लोग माइग्रेट करके जाते थे, वैध पलायन हो, अवैध पलायन हो, कई बार क्या है, इलीगल माइग्रेशन, दोनों तरीके से, तो वहां वो अपना इनको पना देते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, ये जो इनके कम्युनिटी लीडर्स थे, जो इनके लीडर्स थे। और जब एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होती थी, वो लोग खड़े होते थे, इनको अपने चेलों को साथ लेके जाते थे। और जब तक उसका नेचुरलाइजेशन से उसको वहां का जो नागरिकता नहीं मिलती, वो तब तक इससे वो जुड़ा रहता था, बाद में भी एहसानमंद रहता था। अच्छा, ये जो तमाम चीजें हैं, ये क्यों कराई थी इंदिरा गांधी ने? क्या मकसद क्या था? आज बता रहा हूं ना, ये उनका तो वंश के साथ ही, सिखों के साथ कोई झगड़ा था। मतलब सिखों को बदनाम करना था। पता नहीं क्या उनका सिखों से था। कोई एक आदमी था, वो वहां से ऐसे बोला था। उसने क्या किया, रणजीत सिंह का जो मदर को लेके अनंतपुर में चले गया, वहां उसके पैसे वैसे खा के माँ बेटे को छोड़ दिया। कई चीजें हुआ है। ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी तब से है। और वो जो पर्टिकुलर वंश जो है, आज जो कई सरदार जी मिनिस्टर हैं, उनके कांग्रेसी होते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है यार, इतना इनको पता होते हुए भी, इतना इनको पता होते भी ये क्या कर रहे हैं ये। उसके बाद जब मिलिटेंसी पूरी हो गई, और उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, संसारपुर जालंधर में एक शहर है, उपनगर है। कोई ऐसा समय था जिसमें संसारपुर से 16 ओलंपिक हॉकी मेडल विनर्स थे। यस,
हाँ अभी याद आया मुझे भी। हाँ 1975 में, 1971 में 72 में समझौता हुआ, 1975 में भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप फाइनल में हराया। बिल्कुल। 1976 एक साल में वर्ल्ड चैंपियन टीम नीचे आ गई, 7वें मॉन्ट्रियल में। अचानक से गिर गई थी वो। उसके बाद बार बार बोला गया कि हमारे सरदार नहीं रहेंगे, उनका सरदार जीतेगा, हीरो बनेगा। हसन सरदार 1982 वर्ल्ड कप में देख लेना, 1982 एशियाड में देख लेना। उसके बाद से पाकिस्तान का उभार आ गया था एकदम से हॉकी में, इसी वजह से 80 के दशक के बाद। 80 ओलंपिक्स में बॉयकॉट की वजह से हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स जरूर जीत लिया था। हाँ। तो जो भी पंजाब को, जो भी इस कम्युनिटी को बहुत ही पैशनेटली होता था ना, एक तरीके से जुनून होता था फौज में जाना, सिक्योरिटी फोर्सेस में, उसको खत्म किया। हॉकी को खत्म किया, क्योंकि हॉकी में जाएगा तो राष्ट्र से प्रेम होगी, राष्ट्र से प्रेम होगी तो फिर फौज में जाए। दोआबा रीजन में छोटे छोटे उद्योग थे। हाँ। आज कहाँ है? तो आपको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि 1980 से 1984 के पहले 2 साल तो वो भी उन्हीं के साथ थी। बाद में जब बहुत सर से ऊपर निकल गया तो इन्होंने किस किस को भेजा वहां कमिश्नर बनाने या गवर्नर बनाने? जूलियस रिबेरियो। यस, जूलियस रिबेरियो का पता रिकॉर्ड क्या है? दाऊद इब्राहिम उनका टाइम पे छोटे से क्रिमिनल से बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मालिक बना था। इन्होंने बनाया था उनके बिल्कुल सपोर्ट से, नहीं तो कोई कमिश्नर पुलिस के सपोर्ट के बगैर कोई छोटा मोटा क्रिमिनल इतना बड़ा उठ नहीं सकता। फिर उसको उन्हीं के कार्यकाल में दुबई में माइग्रेट करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को वहां भेजा। ऊपर से क्या किया? 84 में जब बहुत हो गया, उसने तो मर्यादा खत्म कर दी। और आज उसी मर्यादा भंग करने वालों के साथ सरदार खड़े होके और हिंदू बाकी लोगों को गाली देते। आज तो पूरी तरह से वो तमाम हिंदुओं को और कह रहे हैं हम तो सब बिल्कुल अलग हैं। वो लोग बिल्कुल अलग, वो ठीक है, मैं नहीं हूं। हरि राम उसने मिटा दो कर साबित से, सनातन का निशानी मिटा दो तो ना। उसके अलावा क्या, ये छोड़ दो, ये तो खैर उनके गलती है। उनको दिखो समझाया गया ना कि तुम अलग हो। यही तो साजिश नहीं है कि उनको सनातन से अलग करने की? ये चलो छोड़ो, साजिश तो इन्होंने किया जो भी किया। गोल्डन टेम्पल में आज तक किसी ने फौज को किसने भेजा? इंदिरा गांधी नहीं भेजा। 84 में ठीक है, जो हुआ बैन सिंह ने किया, या उसके बाद सिखों के साथ नरसंहार किसने किया? सब जानते हैं। तो भैया मैं तो सब नहीं, सब उनको वो कहते हैं आरएसएस ने किया। मुझे नहीं पता आरएसएस ने किया या नहीं। उन दिनों ये आती थी कि आरएसएस ने नहीं किया। कौन? जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार जेल में है। HKL भगत का निधन हो गया। हाँ। अर्जुन दास, ये सब। मैं तो 24 साल का था उन दिनों। इंदिरा गांधी के वो पीए एक छोटे से मध्य प्रदेश के जो सीएम बन गए थे, वो भी उनका भी नाम आ रहा था। अच्छा ये बताइए सर, बोल बोल के आग लगाया है। इनफैक्ट हम कुछ लोगों ने मदद की है, तिलक विहार में जाके देख लेना। आज भी आपको मैं एक लड़के से मिला देता हूँ, बेचारा घर वालों को 10-11 साल का था। 11 बच्चे अपने घर वालों को घर को आग लगते हुए देख के बुरा गूंगा हो गया वो। आज वो स्टेशनरी बंद है। आप तिलक विहार किसी समय जाइए, बिल्कुल उन विक्टिम फैमिली से मिलिए, सिख लीडर से नहीं, उन विक्टिम फैमिली से। उन्होंने देखा है, जिन्होंने देखा है। सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए। ये जितने भी हैं उनके साथ नहीं, इनके साथ है। उसके बाद क्या हुआ? ये होता चला गया। 1975 जैसे तैसे दोबारा आ गई। सीएम का असैसिनेशन कर दी बिल्कुल पंजाब में। वो असैसिनेशन थी या टेररिज्म था? उसके बाद बेन सिंह का हुआ। अच्छा, जब बेन सिंह का हुआ तो आपका भी नाम आया था सरकारी? मेरा नाम नहीं आया, मेरा तो ट्रायल में आया था। मैं 2007 में गया था। अच्छा।
कोई सरकारी फाइल लेके गया था, जज साहब ने कुछ क्वेश्चन पूछा, हाँ, तो मैंने कहा जी देखो ये टी ब्रांच की फाइल है, अच्छा, मेरे को अनुमति नहीं है इसको खोल के देखने का, तत्व क्या आप देख लो, इसलिए लेके गया। अच्छा, तो वो तत्व उन्होंने देखा, उन्होंने प्रश्न पूछा, हाँ, मैंने कहा जी मैंने तत्व पढ़ा नहीं। तो उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, मैंने कहा नहीं पढ़ा। तो कहते ये टेरर अटैक कहाँ से हुआ, मैंने कहा जी आपको पता है। फाइल बंद करके सील करके मुझे वापस। तो उस दिन से एक बहुत बड़ी शंका है कि वॉज इट अ मर्डर और मिलिटेंट टेरर अटैक। ओ, अगर मर्डर है, हाँ, क्योंकि वो जो वार्तालाप मेरे जो हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ प्रमाण पढ़ा नहीं। हाँ, जज साहब के जो प्रश्नों के हिसाब से, प्रश्नावली से यही लग रहा था कि इसी के कैबिनेट कोलीग ने किसी ने सीएम को मरवाया या कांग्रेस पार्टी ने मरवाया। लेकिन वो कभी बात सामने तो आई नहीं। वो लड़का जो भी उसके कन्विक्टेड था, वो भाई बाहर पड़ा हुआ जेल में, आज भी पड़ा, 25 साल हो गए, 29 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन कंफर्म कर दी, पड़ा हुआ है। और जो साकिब नचान है, हाँ, वो 2 बार टेरर अटैक में पकड़ा जाके अंदर जाके बाहर आ चुका है, परमिशन लेके 10-10 साल में। तो तीसरी बार अभी पकड़ा गया टेरर नर्सरी चलाते हुए थाने में। देखो कुछ अन्याय तो हुआ है, नहीं बहुत अन्याय हुआ है, कुछ नहीं कह सकते सर। तो इसको बाहर लाने के लिए उनका समुदाय भी तो आगे आना चाहिए ना। तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक और उल्टा चल रहे हो वो तो वही मेरा वो आने वो तो मैं तो आज भी अपील कर रहा हूँ, मेरे साथ आओ, साथ में कंधा कंधा लगा के मैं आपको जहाँ जहाँ अन्याय हुआ पता है, काफी अन्याय हुआ है मुझे पता है, मेरे साथ, क्योंकि उसी वक्त 2009 के बाद मैंने काफी रिसर्च की। पहले तो एमएचए में होते हुए अंदर के रिकॉर्ड पढ़े, जब बाहर आने के बाद जो इधर उधर का सारा पेपर, जो इंटरेस्ट जाग गया। अन्याय तो हुआ है, पर वो जितने दूर जाएंगे उस अन्याय को ठीक नहीं कर सकते। उस अन्याय को सुधार करने के लिए उनको साथ आना पड़ेगा। अब तो सर इनमें भी इस तरह की भावना बैठ गई कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, हम मोदी को। वो अन्याय हुआ है ना इसी कारण, और उस अन्याय को ठीक करने के लिए उनको हमारे साथ ही आना चाहिए। हाँ, अगर वो कांग्रेसियों के साथ जाएंगे तो ऐसी भावना आएगी। किसी सिख ने आज तक ये प्रश्न पूछा है कि भाई मुसलमान अग्रवादी एक बार करता है, बाहर आता है, दोबारा करता है, 10 साल में बाहर आता है, और तीसरे बार जाके पकड़ा गया, तब तो सारी मीडिया वाह वाह कर रही है। एक और उग्रवादी हो या नहीं पता नहीं, या असैसिनेट सीएम का मर्डरर है या उग्रवादी है, अभी ये तो दोबारा जाके रीट्रायल होगा तभी पता चलेगा। वो एक बार अंदर कस्टडी में गया, 29 साल हो गया, मुझे याद, नाम भी याद। हाँ बिल्कुल, हावड़ा के नाम है, अभी तक अंदर। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें तो ये ऐसे हालात लग रहे हैं कि ये, हालांकि भारत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन विदेशों में ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए ना, वहां तो बिल्कुल लगाया गया ना, रिसोर्स लगाया गया। मैं जितना आपको नाम बोला था, सारे गुरुद्वारों में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में, एडमंटन में लिया, इधर इल्फोर्ड में गुरुद्वारा में जाए, मैनचेस्टर में गुरुद्वारा, आपका जो जलंधर, आई मीन बर्मिंघम में तो इतने सारे हैं, वोल्वरहैम्पटन में है, मिडिल सेक्स में बठिंडा वाले गुरुद्वारे, सब जगह इतना ज्यादा फैलाया गया है कि आपको, नॉट ओनली दैट, उससे वो पेरिस में भी गुरुद्वारे हैं, यूके में, नीदरलैंड्स में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, ऐसे कई जगह ऐसे किसी समय पे इतना पैसा लगा के रेडिकल उनको एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ फैलाया गया। उससे पहले युगांडन सिख्स या केनियंस माइग्रेटेड थे, वो 19-20 बहुत ही छोटे छोटे तरीके से करते आए थे, बट ये तो पूरा उसको एम्पलीफाई किया। अब उसका पीछे क्या उनका मकसद था मुझे नहीं पता, बट फैक्ट तो यही है कि इनको नीचे लाया गया था, हिंदुस्तानी विरोधी ताकत या करके उनको
तैयार किया गया था, ताकि वो एक तरीके से देश खतरे में क्या आड़ में हमेशा मैं पद में बनी रहूं। उसके बाद उसका बेटा जो बेचारा फिर यही काम उटपटांग करता रहा, इसके नेतृत्व में सिखों के साथ अत्याचार हुआ पूरे दुनिया भर, हिंदुस्तान भारत भर में। दिल्ली में तो 1700-1800 सिख मार दिए थे जैसे मुर्गे काटते। वाकई। उसके बाद 1994 में ये हुआ, उसके बाद भी छोटा मोटा होता रहता है, परंतु 1981 में फौजा सिंह के साथ बोतल रख के मारी थी सबको सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ऐसे आपको कई हादसे मिलेंगे, किस्से मिलेंगे। इन सबको बाहर लाना है। यस, यही हमारा मकसद है। और आज हम मणि सर के पास इसलिए आए कि इन चीज़ों को थोड़ा सा बता सकें। आगे हम इनको बड़े डीपली आपको बताने वाले हैं, एक एक मुद्दे को लेकर सर के साथ, कि एग्जैक्ट क्या हुआ, कैसे इंदिरा गांधी के समय ये मूवमेंट को हवा दी गई, उसको उसके अंदर जाएंगे। किस तरह से बांग्लादेश वॉर के बाद सिखों को अलग यानी खत्म करने की कोशिश की गई, किस तरह से सिखों के जो देशभक्ति थी उसे खत्म करने की कोशिश की गई, क्यों की गई, ये जरूर समझना है आपको। क्या मकसद था? क्या ये परिवार भारत पे लगातार राज करना चाहता था? ये मकसद था। इसे हम आगे बताते रहेंगे आपको और सर के साथ, क्योंकि उन्होंने वो डीपली एक एक चीज देखी है, वॉच की है उस वक्त अधिकारी रहते हुए, उनको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।